नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वारदात है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह सीएम हाउस में एक रेप भी होता है और रेप के बाद उसी नाबालिग लड़की का मर्डर भी होता है। तो क्या है पूरी वारदात, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। मैं वारदात में आगे बढ़ूं उससे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और उसके अलावा वारदात के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वारदात। बात 2005 की है। 2005 में त्रिपुरा की बात है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की। त्रिपुरा में उस समय पर जो सरकार थी वो थी लेफ्ट पार्टी की सरकार। चूंकि मिलीजुली सरकार थी, लेकिन सबसे ज्यादा बहुमत लेफ्ट पार्टी का था, और उसी के सीएम थे मिस्टर मणिक सरकार। मणिक सरकार उस समय पर सीएम थे त्रिपुरा के। और उसके बाद चूंकि जब कोई भी सीएम बनता है तो सीएम बनने के बाद उसको सीएम हाउस अलॉट किया जाता है, लेकिन चूंकि मणिक सरकार का अगरतला में ऑलरेडी अपना एक बड़ा घर था, तो इसलिए उन्होंने सीएम हाउस में रहने से मना कर दिया। इसकी वजह से वो जो सीएम हाउस है वो अलॉट किया गया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सौरभजीत दत्ता को, और सौरभजीत दत्ता सीएम हाउस में रहने लगे। चूंकि सीएम हाउस का हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक में जिसमें वहां पर सीएम रहते हैं, और दूसरा पोर्शन वो होता है कि जब उनके वर्कर्स और जो भी सुरक्षा में तैनात होते हैं उनके लिए जो प्लॉट हैं और जो कमरे हैं वो मुहैया करवाए जाते हैं। 5 जनवरी 2005 को जहां पर वर्कर्स रहते हैं, जो दूसरा पोर्शन होता है, वहां पर एक परेशानी आने लग जाती है कि सेप्टिक टैंक से पानी नहीं आ रहा होता है। जब इसकी कंप्लेन कर्मचारियों को दी जाती है तो कर्मचारी देखने के लिए आते हैं कि पानी आखिर कहाँ से नहीं आ रहा है और कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। जब वो सब जगह से चेक कर रहे थे तो चेक करते करते उन्हें कहीं भी प्रॉब्लम समझ नहीं आती, और उसके बाद वो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चेक करते करते सेप्टिक टैंक के पास पहुंच जाते हैं और एक सेप्टिक टैंक को खोल देते हैं। जब वो सेप्टिक टैंक को खोलते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उस सेप्टिक टैंक में काला पानी बिल्कुल कई जम चुकी है उस पानी में, और उस पानी से एक खोपड़ी तैर रही है। इतना देखना था कि वो चौंक जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो सामान निकाला जाता है। तो सामान निकलता है एक मनुष्य की खोपड़ी और उसके बाद 9 अलग अलग हड्डियां। इस सारे सामान को जैसे ही निकलता है तो पूरे सीएम हाउस में हड़कंप मच जाता है और लोगों में तरह तरह की बातें होने लग जाती हैं। इसी समय पर सीएम एक कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे, उन तक भी ये बात पहुंचती है। जब मणिक सरकार तक ये बात पहुंचती है तो वो पुलिस वालों को कहते हैं कि जो भी हो इस बात की तहकीकात तक पहुंचा जाए, जड़ तक पहुंचा जाए कि आखिर ये मामला है क्या। और पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है। क्योंकि पुलिस वालों के पास लाश के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक खोपड़ी और 9 हड्डियां होती हैं, इसलिए पोस्टमार्टम तो हो नहीं सकता। तब पुलिस वाले क्या करते हैं कि जो उनको हड्डियां मिलती हैं, जो खोपड़ी मिलती है, उसको वो एसएफएल मतलब स्टेट फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं, और वो अगरतला में होती है। इसके बाद जो एसएफएल है उनका जांच करने के बाद रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में वो बताते हैं कि हम मेल और फीमेल ये क्लियर से नहीं कह सकते हैं। सबसे पहला उनका पॉइंट यही था कि हम लिंग नहीं बता सकते, और उसका कारण ये है कि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि हम लिंग बता पाएं। नंबर दूसरा, एक ही बात बता सकते हैं कि जो लड़की है उसका जो कत्ल हुआ है वो लगभग 15 साल पहले हुआ है, मतलब 1990 से 91 की बात है। और इसके बाद उन्होंने लड़की क्यों कहा, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें डाउट है, और उसका कारण ये था
कि जो मरने वाला है उसकी कलाई पर एक प्लास्टिक की चूड़ी का टुकड़ा मिलता है। इससे वो कहते हैं कि हो सकता है मरने वाली लड़की हो। और एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात वो बताते हैं कि लड़की के साथ पहले रेप हुआ है और उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। जब ये सारी बातें सामने आती हैं तो ऑपोजिशन हड़कंप मचा देता है, धरना प्रदर्शन करने लग जाता है और मणिक सरकार को इस्तीफा देने के लिए फोर्स करने लग जाते हैं। और वहीं पर वो कहते हैं कि जो ये केस है ये क्राइम ब्रांच वालों को सौंप दिया जाए। लेकिन मणिक सरकार इस केस को सीआईडी वालों को सौंप देते हैं। लेकिन ऑपोजिशन फिर धरना देती है, धरना प्रदर्शन देती है और बार बार फोर्स करती है कि केस को सीबीआई वालों को दे दिया जाए। और इस तरीके से मणिक सरकार वो केस सीबीआई वालों को सौंप देते हैं। अब सीबीआई वाले अपनी जो जांच है वो शुरू करते हैं और जांच शुरू करते हैं वो शुरू से, जब ये केस होता है। जब वो जांच शुरू करते हैं तो वो पता करते हैं कि जिस समय ये लड़की का कत्ल ये बता रहे हैं कि 15 से 16 साल पुरानी बात है, उस समय पर यहाँ पर किसकी सरकार थी। तो सबसे पहले यही पता चलता है कि उस समय पर मणिक सरकार की लेफ्ट पार्टी की सरकार नहीं थी। दूसरी चीज, उस समय पर दो ही सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो सीएम हाउसेस में सिक्योरिटी दे रही थी। सबसे पहली त्रिपुरा स्टेट राइफल जवान और दूसरी राजस्थान आर्म्स। तो फिर जो सीआईडी है वो पता करती है कि आखिर उस समय पर यहाँ पर कौन रहता है, कौन कौन रह रहा था। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि उस समय से लेके अब तक पता नहीं कितने जवानों का ट्रांसफर हुआ, पता नहीं कितने वर्कर का, कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ, कितने कर्मचारी आए और गए। और सीबीआई वालों के हाथ फिर से खाली, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था। तभी अचानक उन्हें एक बात पता लगती है, चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब वालों के पास वो फैसिलिटी है कि वो एक खोपड़ी से एक शक्ल दे सकते हैं इंसान की। और दूसरी चीज, वो ये भी बता सकते हैं कि जो मरने वाला है वो लड़का है या लड़की। तब वो हड्डियां और वो खोपड़ी चंडीगढ़ भेज दी जाती है और चंडीगढ़ में जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट होते हैं वो इस पर काम करने लग जाते हैं और उसका एक फेस देने की कोशिश की जाती है। और काफ़ी समय के बाद जो चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब है वो कुछ रिपोर्ट बनाती है और वो एक नतीजे पर पहुंचती है। सबसे पहले वो उस खोपड़ी से, क्योंकि खोपड़ी में पूरी की पूरी वो खोपड़ी सलामत थी, जिसमें जबड़ा, आँखों का जो पोर्शन, वो सारा कुछ सलामत था, तो उससे एक फेस बनता है और वो फेस एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का बनता है। और चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो मरने वाला है वो लड़का नहीं लड़की है। 100% दावा करते हैं वो। और उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि जो मरने वाली है उसकी उम्र 15 से 17 साल है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो उन्होंने फेस बनाया है वो हूबहू वैसा ही है, 95% वो वैसा ही, 5-7% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो इतना ही खूबसूरत है। अब उसके बाद सीबीआई वाले जांच में लग जाते हैं। वो उस समय कौन आया, कौन कौन रहा, और पूरे शहर में उस चेहरे को दिखाया जाता है, उस चेहरे को पता किया जाता है, लेकिन उस लड़की का कहीं भी कोई भी पता नहीं लगता, कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता। और दोस्तों, आज 2023 आ चुकी है, लेकिन आज भी ये जो केस है ये अनसुलझा है। आज तक उस लड़की का पता नहीं चला है कि वो लड़की कौन थी और वो कौन था जिसने उसका रेप और उसका मर्डर किया। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात। चूंकि वारदात इतनी डिफिकल्ट थी सुनानी, पर कोशिश की। आपको मेरी कोशिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वारदात में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।